सोचिए, एक जानी मानी फाइनेंस एक्सपर्ट जिनकी सलाह पर लोग भरोसा करते हैं, उनकी ही डिजिटल नकल मतलब एआई लाइकनेस उसे इस्तेमाल करके कोई गारंटीड रिटर्न वाले निवेश का लालच दे। ये आजकल सच में हो रहा है। आज हम इसी तरह के जो वित्तीय धोखे हैं, बीमा के उलझने और निवेश के सच झूठ, उसकी गहराई में उतरेंगे। हमारे पास मोनिका हालन के अनुभव और उनकी बातचीत के कुछ अंश हैं जो इस पड़ताल में हमारी मदद करेंगे। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। बिल्कुल, हम देखेंगे कि कैसे भरोसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है, क्यों बीमा उत्पादक अक्सर वादों पर खरे नहीं उतरते, और सोना या लोन जैसे विकल्पों को समझदारी से कैसे चुने। लक्ष्य यही है कि जानकारी के संभार से काम की बातें निकाली जाएं। हाँ, ये एआई डीप फेक घोटाले तो वाकई चिंता की बात है। जैसे मोनिका हालन का ही मामला ले, उनके चेहरे का इस्तेमाल करके 96% रिटर्न जैसे वादे, मतलब कौन यकीन करेगा। सही कहा, ये धोखेबाज सीधे भरोसे पर चोट करते हैं। लिपसिंग तकनीक से ऐसा लगता है मानो वो एक्सपर्ट खुद ही बोल रहे हों। और शिकायत करना भी मुश्किल। आप शिकायत करें तो स्कैमर ब्लॉक कर देता है। हाँ, है ना? हाँ। ये स्कैम ना एक तरह से वो 1000 हेडेड हाइड्रा जैसे हैं। मतलब एक खत्म करो तो कई नए खड़े हो जाते हैं। और कभी कभी तो प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक वो भी गलती कर देते हैं, शिकायत करने वाले का ही अकाउंट बैन कर दिया। अरे बाप रे! तो बचाव का तरीका बस सतर्कता और सोर्स को डबल चेक करना। याद रखें, मोनिका हालन जैसी एक्सपर्ट कभी स्टॉक टिप्स या व्हाट्सएप ग्रुप नहीं चलाती, वो ये सब नहीं करती। और लगता है तकनीक का जवाब शायद ज्यादा तकनीक ही है। जैसे कहते हैं ना, वंस द गीनी इज आउट ऑफ द बॉटल, अब इसे वापस डालना तो मुश्किल है। बिल्कुल। खैर, अच्छी बात यह है कि टेलीकॉम कंपनियां अब वो स्पैम लिंक्स वगैरह ब्लॉक करने लगी हैं। लेकिन एक और चिंता है, वो निजी जानकारी वाली। दुकानों में बिलिंग के लिए फोन नंबर मांगते हैं। हाँ, ये बहुत होता है। डर लगता है कि ये डेटा कहीं बिक ना जाए। शायद नंबर देने से मना करना ही सही है। हाँ, और ये निजी जानकारी वाली बात आगे बीमा तक भी जाती है, पता है। बीमा अक्सर ग्राहक के फायदे के लिए नहीं बल्कि एक सेल्स की तरह बेचा जाता है। अच्छा। एजेंटों को पहले साल का भारी कमीशन मिलता है ना। हाँ। तो वो अक्सर वही पॉलिसी बेचने पर जोर देते हैं जिसमें उनका फायदा ज्यादा हो, चाहे वो ग्राहक के लिए सही हो या ना हो। तो फिर असल में जीवन बीमा लेना किसे चाहिए? देखिए, जीवन बीमा की जरूरत मेरे ख्याल से मुख्य रूप से उन्हें है जिन पर कोई आर्थिक रूप से निर्भर है और जिनकी संपत्ति उन आश्रितों के भविष्य के लिए काफी नहीं है। इसका मकसद सीधा है, अगर असामयिक मृत्यु हो जाए तो आय की हानि को कवर करना। एक मोटा मोटा नियम है, अपनी सालाना आय का कम से कम 10 गुना कवर लें। अच्छा, और ये जो टर्म लाइफ और निवेश वाले प्लान होते हैं जैसे एंडोमेंट, यूलिप, इनमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। बिल्कुल रहता है। टर्म लाइफ प्लान सीधा साधा और सस्ता होता है, कम प्रीमियम, ज्यादा कवर। वहीं ये एंडोमेंट या यूलिप जैसे निवेश वाले प्लान महंगे पड़ते हैं, कवर कम देते हैं और उनका रिटर्न अक्सर 2-3% IRR, मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। वो तो महंगाई दर से भी कम हुआ। हाँ, और सोचिए किसी बुजुर्ग को, मान लीजिए 75 साल के व्यक्ति को जीवन बीमा बेचा जा रहा है, ये तो साफ तौर पर एक रेड फ्लैग है, मतलब गड़बड़ है। तो फिर इसका हल क्या है? क्या करना चाहिए? सीधा सा फंडा है, बीमा और निवेश को अलग रखें। बीमा लेना है, अगर जरूरत है तो प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस लीजिए, और निवेश के लिए PPF है, NSC है, KVP, ये सुरक्षित विकल्प है। या फिर अगर थोड़ा रिस्क समझ सकते हैं तो म्यूचुअल फंड्स हैं। बीमा की तरह ही आजकल लोन भी, क्या कहते हैं, बड़ी आसानी से मिल जाते हैं ना, खासकर वो ऐप वाले लोन। लेकिन वो खतरनाक हो सकते हैं। बहुत ज्यादा खतरनाक। उनकी ब्याज दरें देखिए, आसमान छूती हैं और अक्सर असुरक्षित होते हैं। और अगर पेमेंट चुकी तो क्रेडिट स्कोर खराब, फिर वो रिकवरी एजेंट का उत्पीड़न, परिवार को फोन करना, प्राइवेसी का उल्लंघन, वो फोन का डेटा, कॉन्टैक्ट्स, फोटो तक का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनेंस में कोई फ्री लंच नहीं होता, हर चीज की कीमत है, रिस्क है। तो क्या सारे ही लोन बुरे हैं या अच्छे लोन भी होते हैं? नहीं, सारे बुरे नहीं हैं। अच्छा लोन वो है जो कोई संपत्ति बनाने में मदद करे, जैसे घर के लिए लोन या शिक्षा के लिए। बुरा लोन वो जो लाइफस्टाइल खर्चों के लिए लिया जाए, देखा देखी में महंगा फोन ले लिया वगैरह। और अगर किसी को विरासत में कर्ज मिला हो तो देखना चाहिए कर्ज क्यों लिया गया था। अगर जरूरत जायज थी, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी, तो चुकाने में मदद करनी चाहिए। लेकिन अगर बुरी आदतों या फिजूल खर्ची का कर्ज है तो शायद उसे पैसा देना सही नहीं। आखिर में सोने की बात करते हैं। भारत में तो गोल्ड को बहुत अहमियत दी जाती है। ये चमक, ये वैल्यू आती कहाँ से है? मुख्य रूप से तो दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनके भरोसे से। वो इसे अपने रिजर्व में रखते हैं। और हाँ,
पारंपरिक रूप से भारत में इसे स्टोर ऑफ वैल्यू माना जाता है, मतलब मूल्य का भंडार, और इन्फ्लेशन हेज भी, यानी महंगाई से बचाव का एक तरीका। लेकिन क्या ये हमेशा एक सेफ बेट है, मतलब हमेशा सुरक्षित रहता है? जरूरी नहीं। सोने की कीमतें वैश्विक स्थिरता पर बहुत निर्भर करती हैं। जब दुनिया में अस्थिरता होती है तो कीमतें बढ़ती हैं, स्थिरता आती है तो गिर सकती हैं। इतिहास देखें, 1980s में या 2011 के बाद काफी उतार चढ़ाव देखा गया है। तो ये सोचना कि सोना हमेशा ही सुरक्षित है, ये शायद पूरी तरह सही नहीं है। तो फिर निवेश की रणनीति क्या हो? गोल्ड में कितना पैसा लगाना ठीक है? देखिए, एसेट एलोकेशन जरूरी है। अपने कुल निवेश पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा, मान लीजिए शायद 10% तक, सोने में रखना ठीक हो सकता है। बाकी डेट और इक्विटी में बांटना चाहिए। और निवेश कैसे करें? गोल्ड ETF सबसे आसान तरीका है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, या फिर बैंक या अधिकृत डीलर से सिक्के या बिस्किट ले सकते हैं। ज्वेलरी निवेश के लिए सही नहीं है, उसमें मेकिंग चार्जेस वगैरह होते हैं। तो कुल मिलाकर हमने देखा, चाहे वो AI स्कैम हो, या बीमा का वो भ्रमजाल, या लोन का लालच, या फिर सोने की चमक, हर जगह सतर्क रहना और जानकारी जुटाना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट्स को उनकी असलियत में समझें, अपनी जरूरत पहचानें और भावनाओं में बहकर फैसले ना लें। आज की इस बातचीत से एक बड़ा सवाल मेरे मन में आ रहा है। ये जो आसान कमाई के वादे हैं और इतने उलझे हुए वित्तीय उत्पाद हैं आजकल, इस दुनिया में क्या सबसे जरूरी हुनर, सबसे जरूरी स्किल सिर्फ ये जानना है कि अपना पैसा कहीं लगाने से पहले सही सवाल कैसे पूछें? इस पर जरूर सोचिएगा।